तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की अपनी इस क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है नागरिकता। और आज हम नागरिकता के बारे में ही डिस्कस करेंगे। नागरिकता से रिलेटेड जो भी संवैधानिक प्रावधान है, 5 नंबर से 11, यानी अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर के आप 11 तक अगर जाएंगे तो वो नागरिकता की से ही जुड़े हुए हैं। और ये जितने भी 5 से लेकर 11 तक के प्रावधान हैं, ये पार्ट नंबर 2 में आते हैं। इसका मतलब जो आपके संविधान का जो पार्ट नंबर 2 है, उस पार्ट नंबर 2 का टाइटल ही है सिटीजनशिप। तो अब आपको सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात तो यही याद रखनी है कि हमने पढ़ लिया है पार्ट एक में 4 अनुच्छेद हैं, 1, 2, 3, 4। वो बताते हैं कि देश का भूभाग कितना है, कितना क्षेत्र है, कौन राज्य है, कौन केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें चेंज करने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, कौन सा कानून होता है, कौन सा नियम होता है, वो सारी बातें हमने पढ़ ली। अब आता है कि आपने जब ये जान लिया है कि भारत का भूभाग कितना है, भारत का क्षेत्र कितना है, कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, जब आपने ये सब जान लिया है तो अब आप ये भी तो जान लीजिए कि भारत की भूमि पर रहने वाला क्या हर एक आदमी भारत का नागरिक है क्या। तो फिर शुरू होता है पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में आपके सीधा सिंपल प्रश्न बना दिया जाएगा कि संविधान के भाग नंबर 2 में कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक आते हैं। तो आप ध्यान रखना है, 5 नंबर अनुच्छेद से लेकर के 11 नंबर जो अनुच्छेद तक भाग नंबर 2 चलता है, तो 5 to 11 ये आता है पार्ट 2। और फिर इसके बाद में आप सभी का चहेता टॉपिक शुरू हो जाएगा, मूल अधिकार पार्ट नंबर 3, जो 12 से चलेगा 35 तक, खूब लंबा है पार्ट नंबर 3। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि लोगों को क्या है, मूल अधिकार में बड़ा इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, तो मूल अधिकार को पढ़ते रहते हैं एक एक महीने तक, और वहां से प्रश्न कम देते हैं। और इन चैप्टरों में जो कम मतलब समय में आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, उनसे कई बार प्रश्न ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो हमें वो नहीं, उन चीजों पर हमें ज्यादा वो नहीं देना है कि जिनको पढ़ने का आपका जी करे। आपको उनको ज्यादा पढ़ना है जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जहां से पेपर सेटर पेपर बनाता है। आपके आपका जी किन चीजों को पढ़ने में करता है वो मैटर नहीं करता, आपको वो पढ़ना है जो परीक्षाओं का पेपर सेटर का जी करता है कि ये चीजें पूछी जा सकती हैं। तो आजकल यहां से प्रश्न भी बहुत आने लग गए हैं इन टॉपिकों से। पहले अक्सर कम आते थे, पहले मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, कर्तव्य, ये ऐसे पसंदीदा हिस्सा होता था संविधान का, जहां से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते थे, पूछे अब भी जाते हैं। लेकिन अब क्या है, दूसरी चीजों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया है कि ये तो कोचिंग वालों ने इनको तो रटा रटा के पिला दिया है ये सारी चीजें। तो अब दूसरे जो टॉपिक है उनकी तरफ ज्यादा ध्यान चला गया है, और इनसे भी अगर पूछा जाता है तो गहराई से पूछा जाता है। तो अपन आपके ये एकदम क्लियर हो गया होगा कि अपन किस पर डिस्कस करने वाले हैं, नागरिकता। तो हम नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। और तो इसकी शुरुआत सबसे पहले अपन करेंगे कि ये नागरिकता होती क्या है, किसे कहते हैं नागरिकता। तो बड़ा ही सिंपल सा आप इसका अर्थ जान लें ताकि आपको रटना नहीं पड़े। तो सबसे पहले नागरिकता पर जाने से पहले हम नागरिक पढ़ लेते हैं कि कौन नागरिक, नागरिक किसे कहते हैं। और जो नागरिक है तो वो नागरिक इसलिए है क्योंकि उसके पास उसकी नागरिकता क्या है, एक स्थिति का नाम है कि आपकी स्थिति क्या है, उस स्थिति को बयान करती है नागरिकता। तो नागरिक जो होगा तो वो नागरिक इसलिए क्योंकि उसके पास नागरिकता है। तो अगर आप ये जान लें कि नागरिक कौन होता है, तो अगर आपने पढ़ा हो तो क्लास 11 में एनसीईआरटी की दो बुकें चलती हैं। एक होती है वो सिद्धांत, सिद्धांतों की जिसमें बात होती है स्वतंत्रता समानता, और एक होती है जिसमें संविधान की बात होती है। तो एक पतली सी बुक है सिद्धांत वाली, उसमें नागरिकता नाम से एक चैप्टर है। उसमें साफ साफ समझाया हुआ है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, कि नागरिकता का मतलब ही है जब आप किसी देश के नागरिक होते हैं, जब आप ये कहते हैं मैं भारत का नागरिक हूं, आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं भारत का नागरिक हूं, इसका मतलब आप क्या बताना चाह रहे हैं। तो नागरिक का मतलब है कि आप उस देश के पूर्ण सदस्य हैं। नागरिक का मतलब है कि आप उस देश के
यहाँ देश की जगह यहाँ पर शब्द काम में लिया जाता है राज्य। तो आप उस राज्य के पूर्ण सदस्य हैं, कंप्लीट मेंबर हैं आप उसके। बात समझ में आ रही है? तो जब आपसे ये कहा जाता है कि आप फलां देश के नागरिक हैं, इसका मतलब आप फलां देश के क्या हैं? पूर्ण सदस्य हैं। उस देश के संविधान से, उस देश के कानून से आपको कुछ एक विशेष ऐसे अधिकार मिलेंगे जो औरों को नसीब नहीं होते हैं, जो केवल और केवल नागरिक होने के नाते आपको ही मिलेंगे। तो नागरिक कौन हुआ? नागरिक का मतलब ये हुआ कि नागरिक कोई व्यक्ति कब बनता है? जब उसके पास नागरिकता आती है। और नागरिकता आने का मतलब है कि आप उस राज्य के क्या बन गए हैं? पूर्ण सदस्य बन गए हैं। तो अब नागरिकता आने के तो, नागरिकता लेने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं। कई तरीकों से हम नागरिकता प्राप्त करते हैं, वो तो अपना बाद का विषय है, हम वो पढ़ेंगे सारे के सारे कि नागरिकता किन किन तरीकों से हासिल की जाती है, कैसे नागरिकता चली जाती है, कैसे नागरिकता खत्म होती है, वो सब कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले दिमाग में ये बिठाना जरूरी है कि नागरिकता है क्या। तो नागरिकता क्या है कि कोई भी राज्य, राज्य को मैं यहाँ सिंपली देश के रूप में बोल रहा हूं, तो आप समझना। राज्य जो शब्द दिया हुआ है ना, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो राज्य, तो राज्य का मतलब यहाँ देश से है। तो कोई भी देश या कोई भी राज्य और जो व्यक्ति, उस देश के अंदर रहने वाला व्यक्ति, उसके बीच का क्या कानूनी संबंध है, यानी कानून की नजर में उनके बीच का संबंध क्या है, उस संबंध को बताता है नागरिकता। अगर किसी राज्य और उस राज्य में रहने वाले व्यक्ति के बीच का संबंध ये है कि वो व्यक्ति उस राज्य का पूर्ण सदस्य है, और उस राज्य के संविधान की तरफ से और उस राज्य के कानून की तरफ से उसे कुछ खास विशेष अधिकार मिलेंगे, वो कुछ विशेष अधिकारों की प्राप्ति का हकदार है, तो इसका मतलब वो उस देश का नागरिक है और उसके पास उस देश की नागरिकता है। तो इसका मतलब नागरिकता आपको क्या क्या प्रदान करती है? नागरिकता आपको उस राज्य का पूर्ण सदस्य बनाती है। जब आप कहते हैं मैं भारत का नागरिक हूं, इसका मतलब मैं भारत देश का पूर्ण सदस्य हूं। और जब मैं भारत का पूर्ण सदस्य हूं, तो इसका मतलब मुझे भारत के संविधान की तरफ से कुछ ऐसे विशेष अधिकार मिलेंगे जो यहाँ रहने वाले सभी लोगों को मिले कि ना मिले वो जरूरी नहीं है, लेकिन आपको पक्के मिलेंगे। मैं जब ये कहता हूं कि मैं भारत का पूर्ण सदस्य हूं, मैं भारत का नागरिक हूं, तो इसका मतलब संविधान भी मुझे कुछ एक विशेष अधिकार ऐसे देगा जो औरों को नहीं मिलेंगे, जो मुझे ही मिलेंगे। कानून भी ऐसा कर सकता है कि कुछ एक विशेष अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को यानी कि मेरे को दे सकता है, औरों को ना दे। तो इसका मतलब जब आप किसी देश के नागरिक बन जाते हैं, तो आप हकदार बन जाते हैं उस देश के संविधान की तरफ से, उस देश के कानून कायदों की तरफ से मिलने वाले विशेष अधिकारों के। जैसे भारत, आप भारत के नागरिक हैं, तो भारत का जो संविधान है वो मूल अधिकार देता है 12 से नंबर 35, 12 आर्टिकल से लेकर 35 नंबर आर्टिकल तक। तो उन मूल अधिकारों में कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल और केवल भारत का संविधान केवल और केवल भारत के ही नागरिकों को देगा, विदेशियों को नहीं देता। जबकि बाकी ऐसे मूल अधिकार हैं जो विदेशियों को भी मिलते हैं, नागरिकों को भी मिलते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे विशेष अधिकार भी हैं जो केवल और केवल नागरिकों को मिलेंगे। तो इसका मतलब नागरिक होने का फायदा हो गया ना, कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो विशेष रूप से केवल नागरिकों के लिए हैं, सबके लिए नहीं। तो इसका मतलब नागरिक है तो आपने फायदा उठा लिया, नागरिक नहीं है तो आपका, आपके साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार होता जो अन्य की तरह होता। बहुत सारे ऐसे कानूनी अधिकार हैं जो केवल और केवल नागरिकों को ही वो कानून देता है, आपके देश में रहने वाले या आपके देश में घूमने आए हुए लोगों को वो अधिकार नहीं मिलते। इसलिए नागरिक कौन होता है? नागरिक की अगर आपसे एक लाइन में अगर कोई आपसे परिभाषा पूछे नागरिकता की या नागरिक की, तो आप ये कह देना कि नागरिकता का मतलब है किसी राज्य का पूर्ण सदस्य बनना। आपसे अगर एक लाइन में, दो तीन शब्दों में अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे कि नागरिकता क्या है, व्हाट इज सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप क्या है? सिटीजनशिप क्या है? किसी भी राज्य का पूर्ण सदस्य बनना क्या कहलाती है?
नागरिकता कहलाती है। जब आप किसी राज्य के पूर्ण सदस्य बन जाते हैं तो आप उस राज्य के क्या हो जाते हैं, नागरिक हो जाते हैं। और पूर्ण सदस्य बनने का मतलब है कि वहां का जो संविधान, वहां का जो कानून आपको बहुत सारे विशेष अधिकारों से नवाजेगा, बहुत सारे विशेष अधिकार देगा जो वहां रहने वाले और लोगों को जरूरी नहीं है कि वो मिले। लेकिन नागरिक के नाते वो कुछ एक ऐसे अधिकार हैं जो केवल और केवल आपको ही मिलेंगे, दूसरों को नहीं मिलेंगे। तो इस कंडीशन का नाम, कि आपके बीच में एक ऐसा, देश के और आपके बीच में एक ऐसा संबंध बन गया है जिसके द्वारा आप उस राज्य के पूर्ण सदस्य बन गए हैं, तो वो क्या कहलाती है, नागरिकता। तो मैं अब इस पूरी की पूरी हमारी इस बातचीत का अगर निष्कर्ष निकालूं, निचोड़ निकालूं, तो आपसे एक लाइन में नागरिकता क्या निकल के आती है। नागरिकता का मतलब है किसी भी राज्य का पूर्ण सदस्य बनना नागरिकता कहलाता है। अगर हम भारत की हमारे पास नागरिकता है, हम भारत के नागरिक हैं, इसका मतलब हम भारत राज्य के पूर्ण सदस्य हैं, और भारत के जो संविधान जो हमें अधिकार देता है उन अधिकारों के भी हम हकदार हैं। और जो संविधान ने हमें कर्तव्य सौंपे हैं उन कर्तव्यों को पूरा करना भी हमारी ड्यूटी है। और भारत का जो कानून, भारत की जो संसद जो भी कानून बनाती है उन कानूनों की पालना करना, और उन कानूनों के द्वारा जो विशेष अधिकार जो केवल नागरिकों को ही दिए जाते हैं, वो अधिकार भी हमें पाने का विशेषाधिकार है। तो ये होती है नागरिक और नागरिकता। तो नागरिकता एक कंडीशन है, नागरिक व्यक्ति है, और व्यक्ति नागरिक कब बनता है, जब वो कुछ कंडीशंस को फुलफिल कर लेता है, तब वो उस राज्य का नागरिक बन जाता है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, बड़े सिंपल वे में बताना कि क्या आप लोग नागरिकता को एक लाइन में समझ गए हैं, तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। क्योंकि सबसे पहले होता है चैप्टर की समझ। हाँ जी सर, समझ गए। मतलब ऐसा क्लियर होना चाहिए, आपको ये लगनी चाहिए हाँ सर समझ गए। जैसे कि मान लो हम हैं भारत के नागरिक हैं, इसका मतलब भारत का संविधान मतलब हमें कुछ विशेष अधिकार देगा, कानून भी हमें देगा, ऐसे ऐसे दिमाग में बैठ बैठ गया है तो अपन आगे स्टार्ट कर देते हैं। फिर अब आगे यस जोर नहीं सर। आएगा आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो ये हमने नागरिकता के कंसेप्ट को तो समझ लिया कि भाई नागरिकता है क्या, ये तो हो गया यहां तक। अब अपन समझेंगे कि भारत का संविधान नागरिकता के बारे में क्या बात करता है। तो भारत, ध्यान रखना है, भारत के जो संविधान का भाग नंबर जो 2 है उसका शीर्षक ही क्या है, नागरिकता है। ये तो फैक्ट है, ये तो आपको याद करना है। भाग नंबर 2, 2 का शीर्षक नागरिकता, और इस भाग नंबर 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक दिए हुए हैं, ये भी आपको याद करना है। ये तो सिंपल है, याद हो जाएगा। अब देखो यहां पर मैंने है ना नोट्स बनाते वक्त शुरुआत में ही कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें रख दी। हालांकि ये जितने भी अनुच्छेद जो आप यहां अब इस पीडीएफ के इस पन्ने पर पढ़ रहे हो ना, ये आगे विस्तार से मैंने समझाए हुए हैं। लेकिन एक बार यहां अगर पढ़ लोगे तो आपके एक यू बन जाएगा, एक तस्वीर बन जाएगी कि अच्छा पांचवा क्या कह रहा है, छठा क्या कह रहा है, सातवां क्या कह रहा है, आठवां क्या कह रहा है। तो ध्यान रखना है कि 5 से लेकर 11 तक के जो अनुच्छेद हैं वो किससे संबंधित हैं, नागरिकता से। ये बात तो आपकी क्लियर है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो 5 से लेकर 8 तक के जितने भी अनुच्छेद हैं ना, 5, 6, 7, 8, ये टोटल 4 जो अनुच्छेद हैं वो क्या बताते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये चारों अनुच्छेद ये बताते हैं कि जिस दिन संविधान अपने देश में लागू हुआ उस दिन भारत में रहने वाला कौन कौन आदमी था जो भारत का नागरिक बना। बात क्लियर है। यानी कि 5 से 8 नंबर तक के अनुच्छेद का महत्व इस बात में है कि ये अनुच्छेद ये क्लियर कट करेंगे कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तो उस दिन भारत में तो बहुत सारे लोग रहते थे। कोई विदेशी भी तो आया हुआ हो सकता है, विदेशी भी हो सकता है जो पिछले 1-2 साल से रह रहा हो। तो संविधान को यह बताना था कि 26 जनवरी 1950 वाले दिन भारत में रह रहे लोगों में से कौन कौन है जिसे हम भारत का नागरिक मानेंगे या समझेंगे।
तो अगर आपको ये जानना हो कि 26 जनवरी वाले दिन 1950 में 26 जनवरी वाले दिन भारत में नागरिक कौन कौन बना, तो 5 से 8 को पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो 5 से 8 का महत्व फिर बाद में है क्या? अब इनका कोई महत्व नहीं है। ये 5 से 8 तक के जो आर्टिकल थे, ये तो केवल 26 जनवरी वाले दिन 1950 को कौन कौन भारत के नागरिक कहलाएंगे, केवल वो बताते हैं। उसके बाद से तो आज 75 साल से ज्यादा का समय हो गया है, 50 से। तो अब 75 साल बाद में, अब भारत में मान लो कोई, भारत में कोई बच्चे का जन्म होता है, या भारत के बाहर कोई आता है, बाहर से कोई यहाँ आता है, तो वो नागरिकता कैसे लेगा? कोई बच्चा जो भारत की भूमि पर जन्म लेता है, तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगी? इनसे इनका कोई लेना देना नहीं। 5 से 8 वाले तो केवल और केवल ये बताने के लिए ही आए थे कि 26 जनवरी 1950 वाले दिन भारत में रहने वाला कौन कौन आदमी भारत का नागरिक समझा जाए, नागरिक माना जाए, बस। तो जैसे ही 27 जनवरी 1950 का दिन आया होगा, तो इसका काम पूरा हो गया। अब मान लो कोई बच्चे ने जन्म ले लिया 27 जनवरी 1950 को, तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी? तो वो 5 से 8 वाले से तय नहीं होगा। 5 से 8 वाला तो केवल ये बता रहा है कि 26 जनवरी को किसको नागरिकता मिलेगी, कौन नागरिक कहलाएगा। 27 जनवरी को कौन नागरिक बनेगा, कौन नागरिक नहीं बनेगा। 27 जनवरी को किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगी, इसके लिए इसने कहा संसद कानून बनाएगी, सरकार नियम बनाएगी, उसके हिसाब से होगा। मैं तो यही बताऊंगा कि 26 जनवरी वाले दिन फलाना फलाना आदमियों को नागरिकता मिलेगी, वो ही देश के नागरिक कहलाएंगे। क्या क्लियर हुआ? यस सर। तो अब आपके ये एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भाई 5 से 8 केवल 26 तारीख के लिए है। आगे के सालों में क्या होगा, जो जन्म लेगा उसको कैसे मिलेगी, कोई भारत के बाहर से आएगा तो उसको क्या, उसके लिए संविधान ने कह दिया। अब आगे का काम संसद जाने, अब आगे का काम संसद जाने। तो चलो, अब यहाँ तो मैंने बस ये एक सिंपल समझाया है आपको। अभी तो देखना आप कितने खतरनाक खतरनाक इसमें प्रावधान आएंगे। और आपको नागरिकता के प्रावधानों को कम से कम 5 से 10 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, इसको पूरा एकदम पक्का याद करने के लिए। लेकिन मैंने आपकी बिल्कुल सुविधा वाले हिसाब से ही मैंने ये नोट्स बनाए हैं, ताकि आपको बिल्कुल आसानी रहेगी, बड़े सिंपल सिंपल से ही शब्द काम में लिए। तो 5 से 8 तो हो गई बात क्लियर, ठीक है। नो क्या कहता है? नो ये बताता है कि आपकी नागरिकता कब जाएगी। नो अगर आप पढ़ेंगे, देखो 5 से 8 तो ये बता रहे हैं कि 26 जनवरी वाले दिन, 26 जनवरी 1950 वाले दिन भारत में रहने वाला कौन कौन व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा, ये तो 5 से 8 बता देगा। फिर आया नो। भाई नो क्या बता रहा है? नो बता रहा है कि किस किस कंडीशन में, कब कब किसी भारत का नागरिक, जो आपके 26 जनवरी 1950 को जो भारत का नागरिक बन गया है, उस व्यक्ति की नागरिकता किस किस कंडीशन में जाएगी, कब कब उसकी नागरिकता खत्म मानी जाएगी। तो 26 जनवरी 1950 वाले दिन जो नागरिक बना, उसकी नागरिकता कब कब जाएगी, ये अगर आपको पता करना हो तो आपको सर्च करना होगा आर्टिकल नंबर 9। तो 9 किसके बारे में बता रहा है? नागरिकता जाने के बारे में। किन की नागरिकता? जो 26 जनवरी 1950 को जो नागरिक बने हैं, उनकी नागरिकता कैसे जाएगी। अब देखते हैं 10 क्या कह रहा है। 10 क्या कह रहा है? 10 कह रहा है कि संविधान के प्रारंभ से जो भी नागरिक बने हैं, भाई इसका मतलब क्या है? 26 जनवरी 1950 को जो व्यक्ति नागरिक बन गया है, वो संसद के नए नागरिकता कानून बनाने के बाद भी नागरिक बने रहेंगे, ये ध्यान रखना है।
इसको सिंपल में अगर बात करें कि जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बन गया है, अब मान लो संसद ने कोई कानून बनाया, तो ऐसा नहीं है कि संसद कानून बना के एक झटके में कह दे कि जो भी 26 जनवरी 1950 को जो नागरिक बने थे अब वो नागरिक नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 10 नंबर है ना, ये 10 नंबर, ये एक तरह से जो इस डेट को जो नागरिक बने हैं उनकी किसी नए कानून के द्वारा उसकी नागरिकता को छीनने से रोकता है। कि कल को संसद कोई कानून बना दे और कानून बना के ये कह दे कि अब पहले वाले नागरिक नहीं माने जाएंगे। ऐसा नहीं कर सकती। 10 ने स्पष्ट कर दिया कानून बनाओ, आप कोई दिक्कत नहीं, 11 के तहत कानून बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। उस नए कानूनों की पालना ये लोग भी करेंगे, और नहीं करेंगे तो जा सकती है। लेकिन आप सीधे ऐसे नहीं कह सकते कि कोई कानून बनाया और सीधे आपने कह दिया कि इस डेट से पहले वाले नागरिक नहीं है। नहीं, ये कह रहा है कि जो नागरिक इस डेट को बन गए वो उनकी नागरिकता चलती रहेगी नए कानून के बनाने के बाद भी। बस उनको काम ये करना है कि वो नए कानूनों की पालना करते रहें। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी नागरिकता को बनाए रखने का अधिकार आपको कौन दे रहा है? 10 नंबर। अगर 10 नंबर नहीं होता तो नया कानून 26 जनवरी 1950 को जिनको नागरिकता मिली उनकी नागरिकता को उड़ाया भी जा सकता था। तो 10 ने कह दिया ना, जो इस डेट को बन गए हैं वो बनते ही रहेंगे, वो बने ही रहेंगे। तो उनके नागरिकता बने रहने की सुरक्षा, उनकी नागरिकता की गारंटी कि आपकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता, ये जो नागरिकता की सुरक्षा की जो गारंटी है, जो 26 जनवरी 1950 वाले जो नागरिक हैं उनकी नागरिकता की सुरक्षा की गारंटी कौन दे रहा है? 10। अब आते हैं 11। 11 कहता है कि जो 26 जनवरी 1950 को कौन कौन बना ये तो आपने बता दिया, लेकिन 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी, उसके बाद में भी तो साल आए हैं। उसके बाद में कौन व्यक्ति किन किन तरीकों से नागरिकता लेगा? मान लो कोई 27 जनवरी को ही किसी बच्चे का जन्म हो गया, 27 जनवरी को कोई दूसरे देश से मान लो भारत में आ गया, तो फिर उस वो अगर कल को कहता है कि मुझे नागरिकता चाहिए तो उसको आप नागरिकता कैसे कैसे दोगे? किसी बच्चे का जन्म हुआ है, कल को उसके घर वाले कह रहे हैं कि मेरे बच्चे को नागरिकता दो, तो फिर उसके लिए क्या तरीका है, क्या फार्मूला है नागरिकता देने का? तो उसका क्या करें? क्योंकि संविधान ने तो वो तरीका तो बताया नहीं था कि बाद में कोई बच्चा जन्म लेता है या बाद में कोई बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो उसको नागरिकता कैसे देगी, ये तो हमारे संविधान ने लिखा ही नहीं। तो संविधान ने ये सारी की सारी बात किसके गले डाल दी? संसद के डाल दी। संविधान ने कह दिया आर्टिकल नंबर 11 में कि संसद कानून बनाएगी कि नागरिकता किन किन को किन किन आधारों पर देनी है, यानी कि नागरिकता से जुड़े हुए कानून बनाने की शक्ति संसद के ही पास है, विधानसभाओं के पास नहीं है। ध्यान रखना, आप कंफ्यूज मत हो जाना। क्या राज्य का विधानमंडल नागरिकता से जुड़े कानून बना सकता है क्या? उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं। नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की एकमात्र शक्ति संसद के पास है। और ये नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की एकमात्र शक्ति संसद को कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 ही बताता है कि नागरिकता का अर्जन, अर्जन का मतलब होता है कैसे नागरिकता प्राप्त की जाएगी, नागरिकता की समाप्ति, कैसे आपकी नागरिकता खत्म होगी, और इसी नागरिकता से जुड़े हुए अन्य प्रावधानों के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद को कौन देता है? आर्टिकल नंबर 11। तो नागरिकता से जुड़े हुए कानून संसद बना पाती है, किस वजह से बना पाती है? 11। जो देश में जब संविधान लागू हुआ तो उनकी नागरिकता आप छीन नहीं सकते सीधे किसी कानून के द्वारा, कानून बना के सीधे आप उनकी नागरिकता नहीं उड़ा सकते। यानी कि कानूनों से उन लोगों की नागरिकता को सुरक्षा प्रदान करता है 10।
तो 10 को अगर आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि 26 जनवरी 1950 वाले नागरिकों की नागरिकता को बनाए रखने का जो अधिकार है, वो नागरिकों को कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है, वो है 10। अब अगर कोई मेरे से पूछे कि सर इनको बड़ा ही एकदम संक्षेप में क्या आप बता सकते हो जिससे हमारे दिमाग में छप जाए, तो बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? अब देखना आप। और जो अब मैं बताऊं उसको ध्यान से सुनना, केवल कुछ एक लाइन है, 4-5 लाइन, जिससे आपके एक आइडिया तो बन ही जाएगा। आप छोटे मोटे सब ऐसे खतरनाक मतलब जो समझ आधारित पर्सन है वो गलत नहीं करोगे। देखो, अपने पास 5 से 11 तक के आर्टिकल है, ये बात क्लियर है? ठीक है। ये भी क्लियर है, 5 से स्टार्ट होंगे, 8 तक आएंगे। और ये सारे आर्टिकल 5 से 8 वाले ये बताएंगे कि 26 जनवरी 1950 को भारत में कौन कौन व्यक्ति है जो नागरिक बना है। यहां तक भी क्लियर है। तो 5 से 8 ने यह बता दिया कि 26 जनवरी 1950 को किस किस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल गई। ठीक है। फिर आया नो। नो ने क्या बताया? नो ने कहा कि ये जो नागरिकता आपको मिली है, ये नागरिकता कब जा सकती है, कब खत्म हो सकती है। ये नो बता देगा। नो ये बता रहा है कि आपकी नागरिकता कब खत्म होगी। यानी नो में साफ लिखा हुआ है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, अगर आप भारत के क्या हैं, नागरिक हैं, और भारत के नागरिक रहते हुए आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, तो भारत की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। ये नो कहता है। नो क्या कह रहा है कि भारत आपकी नागरिकता कब जाएगी? आप भारत के नागरिक हैं, और भारत के नागरिक होते हुए आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली। तो जिस दिन आप दूसरे देश के नागरिक बनोगे ना, जिस डेट को आप दूसरे देश के नागरिक बने, मान लो मैं कल दूसरे देश का नागरिक बन गया, तो जैसे ही मैं कल दूसरे देश का नागरिक बनूंगा, तो ऑटोमेटिक ही उसी दिन से मैं भारत का नागरिक नहीं रहूंगा। ये ध्यान रखना। ये नो बताता है, तो नो बता देता है कि आपकी नागरिकता कब खत्म होगी। तो नो साफ कह रहा है कि आपकी नागरिकता तब खत्म होगी जब आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं। तो जैसे ही लेंगे, आपकी भारत की नागरिकता गायब, गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अब आप आगे देख लेना। इसका मतलब है कि भारत में केवल एकल नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? केवल एकल नागरिकता, कि एक समय में आप केवल और केवल भारत के ही नागरिक रह सकते हैं। भारत भारत का जो भारत का जो संविधान है, वो केवल एकल नागरिकता की बात करता है, इकहरी नागरिकता, कि केवल और केवल आपके पास, आप एक समय में अगर आप भारत के नागरिक हैं, तो केवल और केवल आप भारत के ही नागरिक रह सकते हैं। ये होती है इकहरी। उसी टाइम आप सोच रहे होंगे, नहीं नहीं, मैं तो भारत का नागरिक तो हुई, साथ ही साथ में मैं अमेरिका का भी नागरिक रहना चाहता हूं, मैं तो ब्रिटेन का भी रहना चाहता हूं, मैं फ्रांस का भी रहना चाहता हूं। तो भारत का संविधान कहता है, तो फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप उन्हीं देशों के नागरिक बनिए, हमारे यहाँ आपको जरूरत नहीं है, आपकी हमारे यहाँ जरूरत नहीं है, जाइए आप। क्योंकि जैसे ही आप दूसरे देश के नागरिक बनोगे, संविधान कह देता है आप टाटा बाय बाय, आपकी नागरिकता खत्म होगी, जाओ। ये हो गया नो। 10 क्या कह रहा है? 10 कह रहा है कि आपकी जो नागरिकता है वो बनी रहेगी। कोई भी जो नया कानून जो संसद बनाएगी, वो कानून सीधे तौर पर आपकी नागरिकता खा नहीं सकता। जो 26 जनवरी वाले जो बने थे,
उनकी नागरिकता भी नए कानून बनने के बावजूद भी उनकी नागरिकता बनी रहेगी। बस उनको करना क्या है कि नए कानूनों की पालना तो करनी पड़ेगी। मान लो ऐसा थोड़ी है कि कोई 26 जनवरी को बन गया, नागरिकता ले वो नागरिक बन गया। अब ये थोड़ी है कि मतलब अब नागरिक बन गया तो वो कुछ भी ऐसी गतिविधियां करे जिससे देश को नुकसान हो, राष्ट्र को नुकसान हो। और उसके पास ये एक तरह का ताम्र पत्र आ गया कि नहीं, अब वो कुछ भी कर सकता है, देश के खिलाफ भी जाकर की कोई गतिविधि कर सकता है। तो क्या वो कह सकता है नहीं, 10 नंबर मुझे सुरक्षा देता है, मैं कुछ भी करूं, कोई भी गतिविधि करूं, चाहे देश को नुकसान ही पहुंचाऊं, आप मेरी नागरिकता नहीं छीन सकते? ना ना ना, ऐसा नहीं कह रहा है। अब ऐसा नहीं समझे। ये तो केवल इतना कह रहा है कि जो चले आ रहे लोग हैं ना, और अब कोई नया कानून आपने बना दिया और आप वो कानून से कह रहे हो पीछे वाले नहीं रहेंगे, ये नहीं कर सकते आप। हाँ, जो आपने कानून बनाया है, अब पीछे वाले जो आ रहे हैं उनकी नागरिकता तो अब तक तो थी। अब आगे से जो नया कानून आया उस नए कानून के हिसाब से उनको काम करते रहना है। अगर वो काम करते रहेंगे तो नागरिकता नहीं जाएगी, नहीं करेंगे तो नागरिकता चली जाएगी। लेकिन ऐसा थोड़ी है आप सीधे ही कानून लेके आए और कानून में ही कह दिया कि अब से पीछे वाले नागरिक नहीं। ये नहीं कर सकते आप। इसका मतलब नागरिकता को बनाए रखने का अधिकार कौन देता है? 10। 11 नंबर आर्टिकल साफ कर देता है कि जो आपकी जो नागरिकता है, उस नागरिकता से जुड़े हुए जितने भी कानून कायदे होंगे वो संसद बनाएगी। तो संसद को नागरिकताओं के अर्जन, नागरिकताओं की समाप्ति और नागरिकताओं से जुड़े अन्य प्रावधानों से संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद को कौन देता है? आर्टिकल नंबर 11। तो 11 से मिली शक्तियों का ही प्रयोग करते हुए संसद कानून बनाती है। और भारत में भी ये कानून बनाया गया था। आपको वो कानून क्या बना था, कब बना था, वो हम बाद में बताएंगे। अब देखो, नई एडिंग आई, व्यक्तियों के विभिन्न वर्ग। मतलब व्यक्तियों के विभिन्न वर्ग का मतलब ये देखो, पहले हम है ना, नागरिकता कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, उससे पहले किसी भी देश में जो रहने वाले लोग हैं उनको हम कितनी टाइप में बांट सकते हैं उनको देखना जरूरी है। कि कोई भी देश नॉर्मली, सामान्य रूप से कोई भी एक देश है, वो अपने वहां रहने वाले लोगों को उसके अलग अलग कानूनों के हिसाब से कितनी कैटेगरियों में बांट करके चलता है। तो सामान्यतः कोई भी देश है, नॉर्मली बात करें अपन, सामान्यतः कोई भी देश है, वो मोटे तौर पर वो अपने लोगों को कई वर्गों में बांट देता है। नागरिक के रूप में बांटता है कि ये लोग हैं, ये नागरिक हैं, ये विदेशी हैं, ये शत्रु देश के नागरिक हैं, ये मित्र देशों के हैं, ये हमारे शरणार्थी हैं, ये हमारे ये हैं, ऐसे वो अलग अलग कैटेगरियों में बांटता है। तो अब हम वो देखेंगे कि नॉर्मल रूप में, सामान्यतः अगर एक देश की बात करें, तो एक देश के जो लोग हैं उनको हम कितनी कैटेगरी में, कितने हिस्सों में हम बांट सकते हैं। तो सबसे पहले एक देश में रहने वाले जो लोग हैं उसको हम नागरिक के रूप में भी देख सकते हैं कि ये कुछ लोग हैं नागरिक हैं, कुछ विदेशी। मान लो जैसे भारत है, तो भारत में घूमने भी तो आ सकते हैं, कोई 1 महीना 2 महीने का वीजा लेके आया हुआ भारत में घूमने आया हुआ, तो वो विदेशी। तो इसका मतलब वो भारत में तो रह ही रहा है, 2 महीने तो रह ही रहा है वो। तो इसका मतलब भारत में जो लोग हैं उन लोगों को भी भारत के अलग अलग कानूनों में अलग अलग कैटेगरियों में बांटा गया है कि भारत के सिटीजन कौन होंगे, भारत में विदेशी कौन होंगे, भारत में शरणार्थी कौन होंगे, ऐसे अलग अलग कैटेगरियां बनाई हुई। एक होते हैं ये राज्यहीन, कौन कौन से ऐसे होंगे जिनके पास किसी देश की नागरिकता नहीं है। तो ये अलग अलग कैटेगरियां हैं कि राज्य विहीन व्यक्ति भी होते हैं, शरणार्थी भी होते हैं, विदेशी भी होते हैं, नागरिक भी होते हैं। तो ये सामान्यतः लगभग लगभग हर एक देश अपने यहाँ किसी को कम कैटेगरियों में, किसी को ज्यादा कैटेगरियों में, लेकिन नॉर्मल रूप में एक देश इस तरह से अपने लोगों को बांट करके चलता है। और वो इसलिए बांट के चलता है ताकि उस हिसाब से ही तो फिर उनके जो कानून होते हैं, संविधान होते हैं, वो उनको फैसिलिटी देते हैं, सुविधाएं देते हैं, अधिकार देते हैं। तो चलो हम भारत में देखते हैं कि भारत के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भारत में कौन कौन से लोग नागरिक कहलाएंगे, भारत में कौन कौन से विदेशी कहलाएंगे,
कौन कौन से अधिकार विदेशियों को भी मिलेंगे, भारत के नागरिकों को भी मिलेंगे, कौन से ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिकों को मिलेंगे, विदेशियों को नहीं मिलेंगे, ये देखते हैं। तो सबसे पहले कि कोई भी देश हो वो ये बंटवारा करके चलेगा। एक तो नागरिक वाला। तो नागरिक कौन होता है? कोई भी देश हो, उस देश का अगर हमें उस देश का नागरिक कौन होगा, अगर ये हमें पता करना है कि उस देश में रहने वाला कौन व्यक्ति उस देश का नागरिक कहलाएगा, तो हमें पता है नागरिक का मतलब ही है कि आप उस देश के, उस राज्य के क्या बन गए हैं? पूर्ण सदस्य बन गए हैं। और पूर्ण सदस्य बनने का मतलब क्या है? कि आपको उस देश का संविधान, उस देश का कानून आपको औरों की तुलना में क्या देगा? विशेष अधिकार देगा, जो केवल आपको देगा। दूसरे अन्य जो लोग जो आपके देश में रहते हैं लेकिन वो नागरिक नहीं है, तो उनको ये अधिकार नसीब नहीं होंगे। इनकी राज्य और संविधान के प्रति अब जो जो भी नागरिक है, अब जैसे भारत का नागरिक है तो भारत का नागरिक है, तो उसकी अपने देश के प्रति, अपने देश के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा होती है, पूर्ण निष्ठा होती है। वो निष्ठावान होता है, वो आदर करने वाला होता है, उस वो अपने संविधान का आदर करता है, सम्मान करता है, राष्ट्रगान का सम्मान करता है, राष्ट्रगीत का सम्मान करता है, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करता है, संविधान का सम्मान करता है, अपने देश का वो सम्मान करता है, रेस्पेक्ट करता है। वो अनादर नहीं कर सकता। तो जो नागरिक होता है, उस नागरिक को अधिकार तो मिलते ही मिलते हैं, उसको कुछ कर्तव्य भी देता है उस देश का संविधान, कि ये हम आपको अधिकार तो दे ही रहे हैं जिससे आप अच्छा जीवन जी सके, लेकिन हम आपको, चूंकि आप देश में रहते हैं तो आपके कुछ फर्ज भी हैं, कुछ आपके दायित्व भी हैं, कुछ ड्यूटियां भी हैं, तो कुछ कर्तव्य भी ये देता है जिनको हमें निभाना होता है, पूरा करना होता है। जैसे भारतीय संविधान में भी तो मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं कि भारत के नागरिकों के लिए कर्तव्य है, उनको ये कर्तव्य, केवल अधिकार ही अधिकार मत मांगो, आपको ये कर्तव्य है, ये ड्यूटियां ये भी करनी है। आप हैं ये अधिकार मांगते रहते हो, कर्तव्य की जब बात आती है तो कहते हो नहीं। तो कर्तव्य भी ये देता है। तो नागरिक कौन होता है? नागरिक किसी भी देश का पूर्ण सदस्य पहले ही आ गया था, और संविधान और कानून इनको कुछ विशेष अधिकार देता है। और ये जो भी, चाहे वो भारत की नागरिक हो चाहे अमेरिका के नागरिक हो, किसी भी देश का जो भी व्यक्ति नागरिक होता है उसकी अपने देश के प्रति, अपने संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा होती है। सामान्य रूप से नागरिक की पहचान, अब आप कैसे पता करो? सबसे अच्छा तरीका क्या है? जो भी व्यक्ति जिस भी देश का नागरिक होगा ना, उसके पास उस देश का पासपोर्ट होता है। अगर मैं भारत का नागरिक हूं तो ही मैं भारत का पासपोर्ट बना सकता हूं। अगर मैं अमेरिका का पासपोर्ट बनाना चाहूं तो पासपोर्ट नहीं बनेगा। तो पासपोर्ट है वो नागरिकता की सबसे तगड़ी पहचान है। आपके पास जिस देश का पासपोर्ट है, आप उस देश के नागरिक हैं। बिना नागरिकता लिए हुए उस देश का पासपोर्ट नहीं बनता। वीजा बनता है। वीजा होता है आप जिस देश में जा रहे हो। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपन अपना जो डिस्कशन है वो लास्ट क्लास से चल रहा है नागरिकता को लेकर के, कि भारतीय संविधान में नागरिकता को लेकर के क्या प्रावधान किए गए हैं और भारतीय संविधान में कहाँ पर नागरिकता का जिक्र होता है, कहाँ पर इसका उल्लेख मिलता है। तो हमने मोटे तौर पर पिछले क्लास में बात कर ली थी कि नागरिकता क्या होती है। नागरिक किसी भी देश का जब कोई नागरिक बनता है तो उस नागरिक की क्या डेफिनेशन होती है, किसे हम नागरिक कहते हैं, और जब वो नागरिक बन जाता है तो उसको क्या विशेष फैसिलिटी मिलना शुरू हो जाती है, ये हमने कल पढ़ लिया था। हमने ये भी देख लिया था कि भारतीय संविधान में जो पार्ट नंबर, भारतीय संविधान का जो भाग नंबर 2 है, वो भाग नंबर 2 नागरिकता के ही बारे में बात करता है। और इस भाग नंबर 2 में अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर 11 तक के जो अनुच्छेद हैं वो केवल और केवल नागरिकता के बारे में ही हैं। और हमने ये भी जान लिया था मोटे तौर पर कि 5 नंबर से लेकर के 11 नंबर तक के जो अनुच्छेद हैं उनमें किन किन चीजों का उल्लेख है, किन किन चीजों का वर्णन है। तो हमने इसी कड़ी में ये भी जाना था कि 5 से लेकर के जो 8 नंबर तक के अनुच्छेद हैं वो हमें ये बता देंगे कि भाई जो 26 जनवरी 1950 का जो दिन था, जिस दिन हमारे देश में संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था, उस दिन हमारे देश में रहने वाला कौन कौन आदमी है जो भारत का नागरिक कहलाए।
इसके बारे में 5 से लेकर 8 तक के अनुच्छेद इसी के बारे में बात करते हैं, 5 में, 6 में, 7 में, 8। फिर हमने बात की थी कि ये जो 9 नंबर वाला जो आर्टिकल है वो ये बात करता है कि आपकी जो नागरिकता जो आपने 26 जनवरी 1950 को हासिल की है, वो आपको किन किन सूरत में, किन किन कंडीशंस में जा सकती है। तो हमने मोटे तौर पर ये देख लिया था कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता को प्राप्त करते हैं, जैसे ही आप किसी दूसरे देश के नागरिक बनते हैं, तो भारत का संविधान का आर्टिकल नंबर 9 कहता है कि जैसे ही आप बनते ही भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। यानी जिस दिन से आप किसी दूसरे देश के नागरिक कहलाएंगे, उसी दिन से आप भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे, नागरिकता अपने आप ही खत्म हो जाएगी। फिर 10 नंबर आया, तो 10 नंबर ने तो और भी जोरदार काम किया। 10 नंबर ने आपकी जो नागरिकता का जो आपके पास अधिकार था, आप जो नागरिक हैं, तो ये जो आपकी जो नागरिकता है, इसको बनाए रखने का काम, कि कोई भी कानून आया और उसने आपकी नागरिकता को उड़ा दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो नागरिकता को मेंटेन करने का काम, नागरिकता को बना करके रखने का काम ये 10 नंबर करता है। यानी कि आपकी नागरिकता की सुरक्षा करता है कि आप जो नागरिक बने हैं संविधान के लागू होने की तारीख से, वो जो नागरिकता है वो आपकी बनी रहनी चाहिए। वो कोई ऐसा नहीं हो कि कोई कानून है वो आपकी नागरिकता को खत्म कर दे। बस ऐसा होना चाहिए कि आप उस कानून में जो कायदे लिखे हुए हैं, जो नियम बताए गए हैं, उनके अनुसार आप चलते रहें। 11 ने ये कहा कि चलो, 10 ने तो आपकी नागरिकता को बचा लिया कि आप नागरिक हैं, तो आपकी नागरिकता अब भी बनी रहेगी, आपकी नागरिकता को कोई खतरा नहीं है। 11 ये कहता है कि 26 जनवरी 1950 को तो 26 जनवरी 1950 को तो जो लोग नागरिक बनने हैं वो बन गए, लेकिन 27 जनवरी 28 जनवरी देश तो चलता चला आ रहा है। तो 26 जनवरी 1950 के बाद में कोई व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता लेना चाहे, तो उसकी उसको नागरिकता कैसे मिलेगी, क्या प्रावधान होंगे, किन किन शर्तों को उन्हें पूरा करना पड़ेगा, क्या क्या कंडीशंस उनको फुलफिल करनी पड़ेंगी, इसके बारे में संविधान ने नहीं कहा। तो इसके बारे में कि नागरिकता अब 26 जनवरी 1950 के बाद में कोई व्यक्ति नागरिकता कैसे ले सकता है, कैसे वो अपनी नागरिकता छोड़ सकता है, कैसे उसकी नागरिकता जाएगी, खत्म होगी, क्या होगा, वो सारी बातें तय करने के लिए इसी 11 नंबर ने संसद को कानून बनाने की शक्ति दी। यानी कि संसद कानून बना सकती है नागरिकता से जुड़ा हुआ। तो नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति केवल और केवल संसद के ही पास है, राज्य की विधानसभाओं के पास नहीं है। ये ध्यान रखें, आपको कोई भ्रमित कर सकता है कि इसमें राज्य का भी रोल होता है, ये होता है, वो होता है, तो आपको बिल्कुल भी ऐसे आपको नहीं होना है कि भाई ये ऐसे है, ऐसे कुछ नहीं है। संसद के पास ही शक्ति है नागरिकता से संबंधित प्रावधान बनाने की, कि नागरिकता कैसे ली जाती है, नागरिकता कैसे छोड़ी जाती है, कैसे कुछ होता है। और ये जो शक्ति है कि नागरिकता से जुड़ा हुआ कानून केवल संसद ही बना सकता है, ये शक्ति संसद को मिलती है अनुच्छेद नंबर 11 से। तो हमारा ये मोटा मोटा डिस्कशन था। इसके बाद में हम इस बात की ओर बढ़ गए थे कि जब कोई भी देश है, उस देश में जो लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग भी रहते हैं उसमें, तो जो अलग अलग जो लोग रहते हैं, कोई दूसरे देश का आया हुआ है जो वहाँ घूम रहा है 1 महीने से 2 महीने से, वो भी वहाँ रह रहा है। आप हैं, आप ही नहीं, आप कई पीढ़ियों से वहीं रह रहे हैं, आपके बाप दादा, उनके बाप दादा इसी धरती पर जन्मे, इसी पर वो उनका देहांत हो गया, निधन हो गया, तो वो कई पीढ़ियां आपकी चलती चली आ रही हैं, आप भी उसी धरती पर रह रहे हैं। जो दूसरे देश का आया हुआ है वो भी वहीं रह रहा है पिछले 2 महीने से, 2 साल से, जैसे भी रह रहा है। तो ये कह रहा है कि कोई भी देश है वो अपने रहने वाले जो लोग हैं उनको मोटे तौर पर 3 4 कैटेगरियों में बांट करके रखता है। कि कोई भी जो देश है वो अपने जो लोग हैं जो उस देश में रहते हैं, उनको 3 4 कैटेगरी में बांट करके ऐसे वो बंटवारा करके रहता है कि ये हमारे देश के नागरिक हैं, ये विदेशी हैं, ये शरणार्थी हैं, ये फलाना है, ये दिमका है, ऐसे पूरा बांट करके रखता है। तो सबसे पहले हम, चूंकि हमारा जो मुद्दा है वो नागरिकता का ही है, तो सबसे पहले एक देश नागरिक कौन होता है। अब एक बार हम ये समझना चाहेंगे कि भाई नागरिक की क्या विशेषताएं होती हैं, आप विदेशी किसको बोलते हैं,
शरणार्थी किसको बोला जाता है, राज्य विहीन व्यक्ति किसको बोला जाता है। एक बार हम इन शब्दों के मायने समझ लेते हैं, इनके मतलब समझ लेते हैं, और अगर इनके हमारे मतलब समझ में आ गए तो आगे चैप्टर को याद करने में आसानी रहेगी। तो हम शुरू कर रहे हैं नागरिक कि आखिरकार नागरिक की क्या विशेषता होती है। तो कोई भी जैसे आप भारत है तो भारत में भी अलग अलग कानून हैं, और उन कानूनों में डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया है कि भारत का नागरिक कौन होता है। भारत में विदेशी, किसको आप विदेशी कहोगे, किसको आप राज्य विहीन कहोगे, किसको शरणार्थी कहोगे, इन सब का हर एक देश ही, भारत ही नहीं हर एक देश में उनकी अपनी एक व्यवस्था होती है, कानून होते हैं, कायदे होते हैं, नियम होते हैं, जो ऐसे बांट करके चलते हैं कि नागरिक ये होगा, ये विदेशी होगा, ये ऐसा ऐसा होगा। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं नागरिक, क्योंकि जो आपके देश में रहने वाले लोग हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, तो सबसे पहला हमारा फोकस है नागरिक। नागरिक का मतलब ही है आप उस देश के पक्के लोग हैं। पक्के का मतलब सिंपलीफाई कर रहे हैं अपन ऐसे, पक्के का क्या होता है मतलब, मैं एकदम सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं कि आप उस देश के पक्के लोग हैं। पक्के लोग का मतलब ये है कि आप उस देश के पूर्ण सदस्य हैं। और सबसे पहला उस देश पर अगर अधिकार है, वहां जो उस देश पर सबसे पहला अधिकार आपका ही है। क्यों? क्योंकि आप उस देश के सिटीजन हैं, आप उस देश के नागरिक हैं। तो जिस भी देश में वहाँ के लोग जो भी उनके नागरिक होते हैं, उस देश पर सबसे पहला अधिकार उन्हीं का होता है, उनके संसाधनों पर, उनके विषय वस्तुओं पर, उनके जो भी मतलब अधिकार होते हैं, सब कुछ जो भी उनका संविधान उनको अधिकार देता है, जो सुविधाएं देता है, तो उन पर सबसे पहला हक किसका होता है? नागरिक का होता है। तो नागरिक कौन होता है? जो किसी राज्य का, किसी देश का पूर्ण सदस्य होता है। और जब आप नागरिक होते हैं तो सबसे पहला हक उस देश पर आपका होता है। उस देश के संविधान आपको बहुत सारी सुविधाएं देता है, बहुत सारी फैसिलिटी देता है, बहुत सारे अधिकार देता है। और कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो औरों को नहीं देता, बल्कि वो उसके नागरिकों को ही दिए जाते हैं। ऐसा भारत का संविधान भी करता है कि बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो भारत का संविधान केवल भारत के जो नागरिक हैं उन्हीं को देता है। ऐसा नहीं है कि वो भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को वो मिलते हों। तो वो हम आगे पढ़ लेंगे कि भारत में भारत के नागरिकों को भारत का संविधान कौन कौन से अधिकार है, मूल अधिकार है जो देता है, जो केवल भारत के नागरिकों को ही मिलते हैं, दूसरों को नहीं मिलते। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप नागरिक हैं तो नागरिक का मतलब ये है कि आप सारा फायदा ही फायदा आप लेते रहेंगे संविधान से, कानून से। नागरिक होने का मतलब ये भी नहीं है कि केवल आप सब फायदा लेने वाली चीजों पर ही आपका अधिकार है, ऐसा नहीं है। नागरिक हैं तो आपको, जैसे वो देश आपको बहुत कुछ आपको मिले, ऐसा आपको अधिकार देता है, तो वो देश आपसे भी तो कुछ उम्मीद करेगा। भाई नागरिक हैं तो आप फटाक से दावा कर देते हैं कि मैं इस देश का नागरिक हूं, इसलिए सबसे पहले मेरा इन इन चीजों पर अधिकार है। तो आपने ये दावा कर दिया कि आप नागरिक हैं, तो आप दावा करते हैं कि ये चीज सबसे पहले मुझे मिलनी चाहिए, ये सुविधा मुझे मिलनी चाहिए, ये सर्विस मुझे मिलनी चाहिए, ये मूल अधिकार मुझे मिलना चाहिए, आप ऐसे दावे करते हैं। लेकिन ये कहता है कि नागरिक का मतलब केवल ये सुविधाएं भोगना ही नहीं है, ये अधिकार प्राप्त करना ही नहीं है, अधिकारों का प्रयोग करना ही नहीं है, आपकी कुछ ड्यूटियां भी हैं। तो नागरिक का होने का मतलब केवल अधिकारों का प्रयोग करना नहीं है, अधिकारों का इस्तेमाल करना नहीं, आराम करना ही नहीं है, बल्कि देश के प्रति, जिस देश ने आपको इतना कुछ दिया है, उस देश के प्रति आपकी ड्यूटी भी है, आपका कर्तव्य भी है। तो संविधान न केवल नागरिकों को विशेष अधिकार देता है, बल्कि अपने नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य भी निर्धारित करता है कि अगर आपको ये अधिकार ऐसे ही मिलते हुए रहने चाहिए, अगर आप ऐसे ही इनको प्राप्त करते रहना चाहते हो, तो आपको अपनी कुछ ड्यूटीज की पालना करनी पड़ेगी, कुछ कर्तव्यों को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जो नागरिक होते हैं उनको अधिकार भी मिलते हैं और उनके कुछ कर्तव्य भी होते हैं, जिन कर्तव्यों को उनको पूरा करना होता है, जिन कर्तव्यों को निभाना होता है, निर्वहन करना होता है। जब हम ये बात करते हैं कि नागरिक है, तो नागरिक की एक सबसे अच्छी पहचान क्या होती है? कैसे पता चलेगा कि आप देश के नागरिक हैं? जिस भी देश के अगर आप नागरिक हैं तो आपके पास उस देश का पासपोर्ट होता है, ये आपकी सबसे अच्छी पहचान होती है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप भारत का पासपोर्ट बना सकते हैं और आपका पासपोर्ट बन जाएगा।
इसलिए जो भी दूसरे देशों में काम करने के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो वो पासपोर्ट बनाते हैं। तो पासपोर्ट आपकी नागरिकता की पहचान है। अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो आप भारत के नागरिक हैं। अगर आप अमेरिका के नागरिक हैं तो आपके पास अमेरिका का पासपोर्ट होगा। तो पासपोर्ट उस देश की नागरिकता की पहचान है, आइडेंटिटी है कि आप किस देश के नागरिक हैं। ये आपके पासपोर्ट को देख के पता चल जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, पासपोर्ट आपकी नागरिकता की पहचान है। अब देखते हैं दूसरे टाइप के लोग। भाई एक तो हो गए जिसको उस देश ने, चाहे वो भारत हो चाहे कोई भी देश हो, जिसके उस देश के कानून ने उनको उनका नागरिक घोषित कर रखा है। तो एक तो हो गए ये वो लोग हैं जो नागरिक हैं। तो नागरिक हैं तो उनकी क्या ड्यूटी बनती है देश के प्रति, और देश उनको क्या अधिकार देता है, क्या सुविधाएं देता है वो। अब दूसरे टाइप के लोग कौन से हो सकते हैं? तो ये कह सकता है, ये कह रहा है कि दूसरे टाइप के लोग लोग होते हैं विदेशी व्यक्ति या अन्य देशी। एक ही मतलब है, दूसरे देश के विदेशी व्यक्ति, इंग्लिश में कहते हैं एलियंस। तो दूसरे टाइप के लोग आपके देश में कैसे हो सकते हैं? जो दूसरे देश के होते हैं। मतलब जैसे भारत है तो एक तो हो गए भारत के नागरिक, हम भारत के नागरिक हैं। एक वो भी तो हो सकते हैं जो दूसरे देश से आए हुए हैं भारत में, और भारत में रह रहे हैं। वो वीजा लेकर के भारत में आए हुए हैं और भारत में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। कोई घूमने के वीजा से आता है, कोई काम करने के वीजा लेकर के आता है। तो अलग अलग पर्पज से वो भारत में आते हैं। तो वो क्या कहलाएंगे? वो भारत में क्या है, वो विदेशी व्यक्ति हैं, वो दूसरे देश के। तो दूसरे तरह के लोग कौन हो सकते हैं? एक तरह के लोग तो हो गए नागरिक। दूसरे तरह के लोग कौन हो सकते हैं? जो विदेशी हैं, जो आपके देश में आए हुए हैं। ये जो विदेशी व्यक्ति होंगे, ये भले ही आपके देश में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या रह रहे हैं, ये ये आपके नागरिक नहीं है। इनके पास पासपोर्ट दूसरे देश का मिलेगा। जैसे कोई अमेरिका का व्यक्ति है, वो कह रहा है मैं तो यहाँ 2 महीने के लिए घूमने आया हूँ। तो वो 2 महीने घूमने के लिए आया तो ऐसा तो है नहीं सुबह घूमेगा शाम को वापिस अमेरिका फिर सुबह आ जाएगा। वो भारत में ही तो रहेगा। तो वो क्या है? वो जो वह व्यक्ति जो भारत में रह रहा है, अमेरिका का नागरिक है, तो वो भारत के लिए क्या है? विदेशी है, फॉरेनर है, एलियंस है। ये उनके नाम है जो संबोधित किए हुए हैं संविधान में। तो ये एलियंस है, मतलब ये विदेशी है। तो ये विदेशी कौन होते हैं? जो दूसरे देश के नागरिक होते हैं। अब ये जो विदेशी होते हैं ना, जो दूसरे देश के होते हैं, इनको भी दो टाइप होते हैं इनके भी। एक है आप मित्र देश के नागरिक हो सकते हैं, एक है जो आप किसी शत्रु देश के नागरिक हो सकते हैं। तो जो विदेशी होते हैं उनको भी दो टाइप में बांटा जाता है। एक एक टाइप तो ये है कि आप किस देश के हैं। आप उस देश के हैं क्या जिसको हम अपना मित्र मानते हैं? क्या आप उस देश के हैं जिसको हम अपना शत्रु मानते हैं? तो अगर आप अब जैसे मान लो भारत है, भारत जिसको मित्र मानता है, उस देश के जो लोग भारत में रह रहे हैं तो वो हो गए मित्र देश के नागरिक। भारत ने ये कह रखा है कि फलाना देश मेरा दुश्मन है, और आप उसी देश के नागरिक हैं और भारत में रह रहे हैं, भारत में घूमने हुए आए हुए हैं, तो इसका मतलब आप शत्रु देश के नागरिक हैं। तो विदेशियों को दो टाइप में बांटा जा सकता है। आप मित्र देश के भी नागरिक हो सकते हैं, आप शत्रु देश के भी नागरिक हैं। मित्र देश के नागरिक कौन होते हैं? जिनके साथ अपने बड़े ही दोस्ताना संबंध होते हैं, मित्रतापूर्ण संबंध होते हैं, वो हो गए मित्र देश के नागरिक। शत्रु देश, जिन देशों के साथ अपना युद्ध चल रहा है, वो होते हैं शत्रु देश। तो ध्यान रखना है। अब आप अपनी तरफ से कोई आइडिया मत लगा लेना कि शत्रु देश का मतलब क्या है। सर कोई फिक्स होता है क्या कि ये देश शत्रु देश हैं? या किन देशों को शत्रु माने? जिनके साथ अपनी पहले लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, क्या वो हमें हमारे शत्रु देश हैं क्या? या जिनके साथ हमारी खटपट है, जिनके साथ नहीं बनती है, क्या वो शत्रु देश हैं क्या? ध्यान रखना है कि कोई देश जैसे भारत है, भारत किस देश को अपना शत्रु मानेगा, ये खुद भारत सरकार इसके इसका अधिसूचना जारी करती है। सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं, खुद भारत सरकार बताएगी, ये घोषणा करेगी कि फलाना देश मेरा शत्रु देश है, हम उनको शत्रु मानते हैं। तो उस देश के जो भी नागरिक होंगे उस टाइम के लिए वो शत्रु देश के नागरिक कहलाएंगे। जरूरी नहीं है आपने मान लो किसी देश को 2 साल के लिए शत्रु देश डिक्लेयर कर दिया,
2 साल के बाद में आपके रिश्ते अच्छे हो गए, आपके अच्छे संबंध हो गए उनसे, तो आप हो सकता है कि उसको शत्रु देश वाला दर्जा उसका हटा दें। आप उसको मित्र देश में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके रिश्ते सुधर गए, अब आपके अच्छे संबंध हैं, तो आप उसको मित्र देश भी बना सकते हैं शत्रु देश से। तो जैसे ही आप उसको शत्रु देश वाला उसका स्टेटस हटाएंगे, उसका दर्जा हटाएंगे कि अभी हमारा शत्रु देश नहीं है, तो उस समय उस देश के जो नागरिक हैं वो भी, उनके यहाँ से भी ये टैग हट जाएगा कि आप शत्रु देश के नागरिक हैं। तो ये तो बड़ा सिंपलीफाई किया है कि जिन देशों के साथ आपका युद्ध चल रहा होता है, उस देश के नागरिक आपके क्या कहलाते हैं, शत्रु देश के नागरिक कहलाते हैं। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना कि ये नहीं है कि जैसे ए नाम का एक देश है, उसका बी नाम के देश से लड़ाई चल रही है, तो जरूरी नहीं है कि इस लड़ाई के दौरान बी देश के नागरिक शत्रु देश के ही नागरिक कहलाएंगे। इस ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो आपका ए देश है, ये ए देश बताएगा, बाकायदा एक ऑर्डर जारी होगा, एक अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचना का मतलब सरकार की तरफ से एक सूचना अपने गजट में, अपने राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी। वो बताएगा कि ये जो बी देश है, ये मेरा शत्रु देश है। और फिर अब तो जैसे ये बताएगा कि ये मेरा शत्रु देश है, फिर वो एक और अधिसूचना जारी करेगा, ये बताएगा कि अब वो मेरा शत्रु देश नहीं है। तो जितने समय तक इसको शत्रु देश घोषित कर रखा है, उतने समय तक यहाँ के नागरिक आपके शत्रु देश के नागरिक कहलाएंगे। कुछ मान लो 1 साल बाद में आपने कहा ये अब हमारा शत्रु देश नहीं है, तो इसका मतलब आपके वो भी कैसे हो जाएंगे, मित्र देशीय नागरिक कहलाएंगे, मतलब शत्रु देश के नागरिक नहीं कहलाएंगे। जरूरी नहीं है कि अगर एक ए आपका देश है बी से लड़ रहा है, तो जब तक ए ये डिक्लेयर नहीं करता, खुद घोषित नहीं करता कि बी हमारा शत्रु देश है, तब तक बी के साथ भले ही आपकी लड़ाई चल रही हो, शत्रु देश नहीं कहलाएगा। इसका मतलब कि केवल युद्ध चलना या आपकी किसी के साथ लड़ाई होना ये तय कर देता है क्या कि वो शत्रु देश है? नहीं। ये क्लियर कट कर लेना। कोई देश आपका शत्रु देश तब होगा जब आप सरकार, यानी कि सरकारी कागजों में आप लिखोगे कि फलाना देश हमारा शत्रु देश है, तब वो शत्रु देश बनेगा। सीधी सिंपल बात है, मोटी मोटी। इसका मतलब सरकार एक ऑर्डर जारी करेगी, एक अधिसूचना जारी करेगी, और उस अधिसूचना में बताएगी कि फलाना देश मेरा शत्रु है, तब वो शत्रु है। ऐसे नहीं है कि आपकी किसी देश से लड़ाई चल रही है और उस देश ने ये घोषित ही नहीं किया कि जिससे हम लड़ रहे हैं वो शत्रु देश है। जब तक वो घोषित नहीं करेगा तब तक वो शत्रु देश नहीं कहलाएगा, चाहे वो भले ही लड़ रहा हो, भले ही चाहे आपका उसके साथ युद्ध चल रहा हो। तो ये तो बड़ा सिंपलीफाई करके मैंने बता दिया है कि जिसके साथ युद्ध चल रहा होता है वो शत्रु देश हो जाता है। इसका मतलब एक ये तो भाई नॉर्मल है कि युद्ध चल रहा है तो आप घोषित कर ही देते हो कि जिसके साथ हमारा युद्ध चल रहा है वो हमारा शत्रु देश है, और इस देश के जो भी लोग हैं जो भारत में, वो शत्रु देश के नागरिक कहलाएंगे। ये एक नॉर्मलाइजेशन कर लिया हमने, सामान्यीकरण कर लिया इसका। मित्र देश मित्रता वाली। तो ये क्या कहता है, आपने ये विदेशियों की दो कैटेगरियां क्यों बनाई है? क्या इसलिए इसमें भी कुछ अलग अलग होता है क्या, कि भाई शत्रु देश वाले लोग जो आपके भारत में रह रहे हैं उसको अलग कोई नुकसान होता हो, या मित्र देश के अगर नागरिक हैं तो उसको कोई अलग से भारत सुविधा देता हो, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ होता है। तभी तो ये कैटेगरी बनाते हैं हम। तभी हमने विदेशियों को दो हिस्सों में बांटा है। इसके भी नफे नुकसान होते हैं। अब देखो, आपका जो संविधान होता है ना, वो कई ऐसी बातें होती हैं जो, या ऐसे अधिकार होते हैं जो आपका जो शत्रु देश होता है उसके लोग जो आपके यहाँ रह रहे हैं उनको वो अधिकार नहीं देता। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो कैटेगरी बांटते हैं कि विदेशी भी दो टाइप के होंगे, मित्र देश और एक शत्रु देश। तो जो शत्रु देश के जो आपके शत्रु देश के जो लोग हैं जो आपके यहाँ हैं, उनको कई तरह के अधिकार हैं जिनसे संविधान वंचित रखता है। उनको वो अधिकार नहीं मिलते। हालांकि वही अधिकार उन विदेशियों को मिल जाते हैं जो मित्र देश के हैं। तो इसका मतलब अगर आप शत्रु देश के नागरिक हैं तो विदेशी, तो आपको बहुत सारे ऐसे अधिकार होंगे जो आपको नसीब नहीं होंगे। लेकिन कोई और दूसरा विदेशी है लेकिन वो मित्र देश का है, तो उसको वो अधिकार मिल जाते हैं।
अब कौन सा ऐसा संविधान में कौन सा ऐसा अधिकार है जो भारतीय संविधान में जो भारत के दुश्मन देश के व्यक्ति को नहीं मिलता? 22(3), ध्यान रखना इसको। ये जो 22(3) है ना, ये अधिकार नागरिकों को तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जो मित्र देश है आपका, उस मित्र देश के नागरिक को भी मिल जाएगा। भाई ये जैसे 22(3) का जो अधिकार है, ये भारत के नागरिकों को तो मिलना ही है, मित्र देश के नागरिकों को भी मिल जाएगा। किसको नहीं मिलेगा? शत्रु, जो शत्रु देश है, शत्रु देश के नागरिक को नहीं मिलेगा, बस ये ध्यान रखना। तो आखिरकार ये 22(3) है क्या? 22(3) जो है ना, 22(3) ये बताता है, जैसे 22, आपने सुना हो 22, जो जो निवारक नजरबंदी कानून होता है, जिसके तहत लोगों को अपराध करने से पहले ही अरेस्ट किया जाता है ताकि कोई अपराध नहीं हो, अपराध की संभावना को ही खत्म किया जा सके। तो जो निवारक नजरबंदी के तहत जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है, या बिना निवारक नजरबंदी के तहत किसी के अपराध करने पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, उसके ऊपर जब कोई अपराध का आरोप लगा हो तब उसको गिरफ्तार किया जाता है। तो उस समय उनके पास कई गिरफ्तार व्यक्ति के पास भी संविधान कई तरह के राइट देता है। जैसे आप वकील, अपने वकील से बात कर सकते हो, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको नजदीक के ही मजिस्ट्रेट के पास आपको पेश करना होता है, जिसमें आने जाने का समय शामिल नहीं होता है। ये ऐसे कई ऐसे राइट होते हैं, आप अपनी गिरफ्तारी का कारण जान सकते हो। ये ऐसे कई राइट हैं जो 22 नंबर देता है। लेकिन 22(3) जो है ना, 22(3) वाला जो राइट है, जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति को और जो निवारक नजरबंदी के तहत जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनके तहत जिन भी लोगों को गिरफ्तारी के संबंध में कुछ सुरक्षाएं मिली हुई हैं, ये कह रहा है कि ये जो 22(3) वाला जो मूल अधिकार है, ये शत्रु देश के व्यक्ति को नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गिरफ्तारी के संबंध में जो आपके भारत के नागरिक को जो सुरक्षा मिली हुई थी, मित्र देश के जो नागरिक को आपने जो सुरक्षा दे रखी थी, कौन सी? कि जैसे उसको अगर आपने अरेस्ट किया है तो अब वो अपने वकील से डिस्कस कर सकता है, बातचीत कर सकता है। वह व्यक्ति मतलब उसको अधिकार है कि उसको आपको 24 घंटे से ज्यादा आप जेल में नहीं रख सकते बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए हुए, तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने आपको लेके जाना होता है। ये जो अधिकार है ना, ये अधिकार, ये 22(3) वाले जो अधिकार हैं, ये शत्रु देश के नागरिक को नहीं मिलेंगे। मतलब ये जितने मैंने बोले, वकील से बात करने का अधिकार, मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करने का अधिकार, ये आपको नहीं मिलते। किसको नहीं मिलते? शत्रु देश के नागरिक। तो ये ध्यान रखना है। इसका मतलब साफ है कि अगर किसी व्यक्ति को यह टैग मिला कि आप शत्रु देश के नागरिक हैं, तो वो इस तरह के अधिकारों की मांग नहीं कर सकता। मांग क्या, वो इस तरह के अधिकारों का हकदार नहीं है। वो ये नहीं कह सकता कि सर ये मेरा अधिकार है, मैं जान सकता हूं मुझे आपने क्यों गिरफ्तार किया, आपको मुझे कारण बताना पड़ेगा। आपको मुझे 24 घंटे से ज्यादा आप बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए मुझे अरेस्ट करके रख नहीं सकते। आप मुझे मेरे वकील से बातचीत करने से रोक नहीं सकते। तो ये, अगर आप शत्रु देश के नागरिक हैं तो पुलिस वाले तुरंत कह देंगे नहीं नहीं, आप शत्रु देश के नागरिक हैं और आप इस तरह के अधिकारों के हकदार नहीं हैं, और ये अधिकार आपके पास नहीं है, क्योंकि ये तो मित्र देश और हमारे देश के नागरिकों को ही मिलते हैं, आपको नहीं। तो आप इस तरह के अधिकारों की बात नहीं कर सकते। तो देखो, शत्रु देश का नागरिक होने होने का मतलब काफी नुकसान है कि आपको ये गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी के कानून के संबंध में जो कुछ सुरक्षा प्रावधान है, उनकी ये बात करता है। तो ये वाले जो आपको गिरफ्तारी के संबंध में जो कुछ सुरक्षाएं मिली हुई हैं, निवारक नजरबंदी के संबंध में जो कुछ सुरक्षाएं मिली हुई हैं, ये सुरक्षाएं शत्रु देश के लोगों को नहीं मिलती। अब वो सुरक्षाएं क्या मिली वो मैंने बता ही दिया, वकील से बातचीत करना है, कारण जान लेना है,
और 24 घंटे के भीतर आपको पास के मजिस्ट्रेट के पास में लेके जाना होता है। ये जो अधिकार होते हैं, इन अधिकारों के बारे में कि ये किन को मिलेंगे किन को नहीं मिलेंगे, ये 22(3) बात करता है। तो ये कह रहा है कि ये 22(3) में जो आपको ये अधिकार मिलते हैं, गिरफ्तारी के बारे में, निवारक नजरबंदी के बारे में जो आपके अधिकार हैं, ये अधिकार शत्रु देश के लोगों को नहीं मिलते हैं, बाकी मित्र देश के लोगों को मिलते हैं, और भारत के नागरिकों को तो मिलते ही हैं। अब हम बात करते हैं राज्य विहीन नागरिकों की। ये राज्य विहीन कौन से आगे भी, तो हमने देखो दो डिस्कस कर लिया भैया। एक तो कर लिया नागरिक, एक कर लिया विदेशी, एक हमने क्या कर लिया, विदेशी, एक हमने विदेशी डिस्कस कर लिया। अब जो तीसरा है ना, वो बेचारे ऐसे हैं जो किसी के ही नहीं है, राज्य विहीन। राज्य विहीन का मतलब इनका कोई राज्य ही नहीं है, ये किसी देश के नागरिक नहीं। तो इनकी हालत तो बहुत ही बेकार है। इनको तो कोई देश ही नहीं अपनाना चाह रहा। इनको तो कोई देश ही, इनका कोई धनी धोरी नहीं है, कोई देश ही नहीं कह रहा। भाई आप भारत के नहीं है तो किसी दूसरे देश के नागरिक हैं, तो कम से कम उस देश की तो कानूनों का फायदा आपको मिलेगा, उस देश के तो संविधान का आपको फायदा मिल ही जाएगा। लेकिन आप भारत के भी नहीं है, किसी दूसरे देश के भी नागरिक नहीं है। आपके पास इस धरती पर जितने भी देश हैं उनमें से किसी की नागरिकता नहीं है। तो ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है। क्या ऐसा हो सकता है? हो जाता है। बहुत सारे दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो जिनके पास किसी देश की नागरिकता नहीं है। इस धरती पर कितने सारे देश हैं, 193 देश तो यूएनओ के मेंबर हैं। तो यूएनओ के मेंबर के हिसाब से बात करें तो 193 देश तो सीधे सीधे ही हैं। तो 193 देशों में आपके पास किसी देश की सदस्यता नहीं है, आप किसी देश के नागरिक नहीं, ऐसा हो सकता है? तो ऐसे लोग जिनके पास किसी देश की नागरिकता नहीं पूरी दुनिया में, उनको हम क्या कहते हैं? राज्य विहीन नागरिक। राज्य विहीन नागरिक। तो ये राज्य विहीन नागरिक में कौन कौन से लोग आते हैं? किन लोगों की स्थितियां ये राज्य विहीन वाली हो जाती हैं? कौन से ऐसे लोग होते हैं जो राज्य विहीन नागरिक कहलाते हैं या राज्य विहीन व्यक्ति कहलाते हैं? नागरिक तो क्या है उनको हम, तो बात ये आती है कि भाई ऐसे कौन से जो बच्चे होंगे या ऐसे कौन से लोग होंगे जिनको राज्य विहीन व्यक्ति का टैग मिलता है कि ये तो साहब स्टेटलेस हैं, ये राज्य विहीन है, इनके पास कोई राज्य की नागरिकता नहीं है। तो इसमें साफ लिखा हुआ है इलीगल इमिग्रेंट्स। ये ILLEGAL है, इलीगल इमिग्रेंट्स, अप्रवासी, जो अवैध अप्रवासी हैं। कौन से? जो भारत में जो बांग्लादेश से आए हुए, ये उनकी ओर इशारा कर रहा है, उनकी तरफ ही बात कर रहा है कि जो अवैध अप्रवासी होते हैं। अवैध अप्रवासी का मतलब जैसे भारत है, तो भारत में अगर कोई देश से कोई व्यक्ति छुप छुपा करके अपनी अपनी भारत की सीमा के अंदर घुस आता है, कैसे भी घुस आता है, झूठ साज करके, धोखे से, कूटरचित कागजों से, या किसी से छुप छुपा के, कैसे भी करके वो भारत के अंदर घुस आता है, लेकिन उसके पास भारत में आने के लिए न कोई पासपोर्ट है, न कोई वीजा है, न कोई अन्य जरूरी कागज हैं, वो तो ऐसे ही चकमा दे करके भारत में घुस आया है। तो उसको हम क्या कहेंगे? अवैध आप्रवासी। अवैध इलीगल है। इलीगल क्यों है? क्योंकि उसके पास भारत में आने के लिए जो जरूरी कागज चाहिए वो तो है ही नहीं। अब अगर भारत कोई आना चाहता है तो उसके पास सबसे पहले अपने देश का पासपोर्ट चाहिए। फिर आप जिस देश में आना चाह रहे हो, अगर कोई भारत आना चाह रहा है तो भारत का वो वीजा बनाता है। जैसे आप जाते हो भारत से बाहर, तो आपको उस देश का वीजा बनाना पड़ता है। वीजे में सब लिखा होता है कि मैं 20 दिन के लिए यहाँ जा रहा हूँ, घूमने के लिए जा रहा हूँ, नौकरी के लिए, सब कुछ होता है। और उस वीजा की जो अवधि होती है ना, उस वीजा की उस अवधि तक ही आप अगर वहां रह रहे हो तो आपका मतलब आप कानूनी तरीके से सही हैं, क्योंकि कानून के अंतर्गत ही आप वहां रह रहे हैं। कानून ने, नियमों ने जो आपको परमिशन दी थी उतने दिन ही रह रहे हैं। मान लो किसी ने वीजा बनाया 20 दिन का, तो इसका मतलब आपको वहां का कानून वहां पर 20 दिन रहने की अनुमति देता है। लेकिन आप हैं कि 20 दिन के बाद में आपने सोचा 5-4 दिन और रह लेता हूं, तो इसका मतलब 20 दिन के बाद में आप जो 5-4 दिन रहे हुए हैं ना वहां पर, तो वो अवैध है। आप अरेस्ट हो सकते हैं, वहां के कानून के हिसाब से आपको जेल हो सकती है, सजा हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप
अब जो रह रहे हो ना, उस रहने की आपके पास अनुमति नहीं है। इसको कहते हैं अवैध। इलीगल है, आप गैर कानूनी तरीके से आप रह रहे हैं, चोरी छुपे रह रहे हैं। तो जो अवैध अप्रवासी होते हैं, जो चोरी छिपे गलत तरीके से किसी देश में घुस आते हैं, तो उस देश में वो क्या कहलाते हैं? अवैध आप्रवासी। और इन अवैध आप्रवासियों के जो बच्चे जो जन्म लेते हैं, वो बच्चे बेचारे क्या हो जाते हैं? उनकी स्थिति ये होती है राज्य विहीन। वो क्या होते हैं? राज्य विहीन व्यक्ति हो जाते हैं। तो अब भारत की अगर बात करें, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो भारत में हम लोग अक्सर ये मुद्दे, ये चर्चाएं सुनते रहते हैं कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग होते हैं जो बॉर्डर पार करके भारत में, जो बांग्लादेश के टच वाले एरिया हैं, असम हो गया, असम में तो बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ था। बांग्लादेश से आए हुए इन अवैध लोगों के खिलाफ आंदोलन हुआ था कि इन बांग्लादेशियों को जो इलीगल तरीके से भारत में घुस आए हैं, रह रहे हैं, तो इनको बाहर निकाला जाए। तो इन ये जो बांग्लादेशी जो भारत में इलीगल तरीके से आए हुए हैं, इलीगल का मतलब आप समझ गए, यही अवैध तरीके से। अवैध का मतलब वो भारत में आए, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, कोई कागज ही नहीं है भारत में आने का। तो वो इलीगल तरीके से भारत में आ गए। अब वो भारत में आ गए, भारत में घुस आए, जैसे भी करके, जो जो जैसे भी तरीके से वो घुस आए। अब वो जो यहाँ रह रहे हैं, अब उनके जो बच्चे यहाँ पर पैदा हुए, अब बेचारे उन जो बच्चे हैं उनके पास किसी की नागरिकता नहीं। अब जो लोग यहाँ आए उनके पास तो कम से कम वहां की नागरिकता तो थी पहले से। अब वो भारत में घुस आए, भारत में उनके जब कोई बच्चा जन्म ले, तो वो जो बच्चा होगा, वो ये होगा, राज्यविहीन व्यक्ति कहलाएगा। क्योंकि उसके पास किसी देश की नागरिकता ही नहीं होगी। अगर वो भारत की नागरिकता लेने जाएगा, तो भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी? क्योंकि वो बच्चा, उस बच्चे के जो माँ बाप हैं, वो तो अवैध तरीके से भारत में आए हुए हैं। वो कोई डॉक्यूमेंट लेके, वीजा लेके, पासपोर्ट तरीके से थोड़ी, वो तो गैर कानूनी तरीके से, फर्जी तरीके से वो रह रहे हैं। तो वो फर्जी तरीके से रह रहे हैं, तो क्या वो अब उनके कोई बच्चे ने जन्म लिया, तो उस बच्चे की वो नागरिकता के लिए भारत सरकार के पास फॉर्म भर के जमा कराएंगे क्या कि हमें हमारे बच्चे की भारत की नागरिकता चाहिए? मिलेगी नहीं। क्यों? क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो तो खुद ही इलीगल तरीके से रह रहे हैं, तो नहीं मिलेगी। ये तो हो गया कट। अब मान लो जो बांग्लादेश से कोई भारत में आया, अब वो कह रहा है कि नहीं सर, हमें तो हम तो खुद तो बांग्लादेशी हैं ही, माँ बाप तो बांग्लादेशी हैं ही, तो क्या हमारा जो बच्चा है उसको बांग्लादेशी नागरिकता नहीं मिल जाएगी क्या? बहुत टेढ़ा काम है भाई। आप अगर ये कहते हो कि नहीं हमारे माता पिता बांग्लादेशी हैं, इस आधार पर नागरिकता दे दो, तो नहीं मिलेगी। क्योंकि आपका जो जन्म है, जिस बच्चे की नागरिकता की बात हो रही है, उसका जन्म तो भारत की जमीन पर हुआ है। तो भारत की जमीन पर हुआ है, तो आपको भारत में जो बांग्लादेश का दूतावास है, वहां जाकर के आपको इस बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन कराए कौन? कौन जाए वहां बांग्लादेश के दूतावास में? वहां अगर जाए तो आप वैसे फंसोगे। वो आपसे पूछेंगे, हाँ बताओ कब आए थे, किस तारीख को आए थे, कौन से डॉक्यूमेंट हैं, क्या हैं, कैसे आए, कितने दिन के लिए आए? आपके पास तो कुछ है ही नहीं, आप तो ऐसे ही भाग के आए। तो अब बेचारे इन बच्चों को भारत की नागरिकता भी नहीं मिलेगी, और इन बच्चों को बांग्लादेश की नागरिकता भी नहीं मिलेगी, तो इनके पास कोई नागरिकता नहीं है। तो ये क्या कहलाएंगे? राज्य विहीन व्यक्ति। तो ये समस्या, ये राज्य विहीन व्यक्तियों की समस्या किन के साथ आती है? जो बांग्लादेशी जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं, उनके बच्चे राज्य विहीन व्यक्ति बन जाते हैं। उनको किसी भी देश की नागरिकता मिल नहीं पाती है, जिस कारण से उनके पास न भारत की नागरिकता होती है, न उनको बांग्लादेश की नागरिकता मिल पाती है। तो इस कारण से इन अवैध रूप से जो भारत आए हुए जो बांग्लादेशी हैं, इनके बच्चे इस कैटेगरी में आ जाते हैं। कौन सी में? राज्य विहीन व्यक्ति। वो किसी देश के नागरिक नहीं है। तो अब ये होगी तीसरी कैटेगरी। अब चौथी कैटेगरी की ओर बढ़ जाते हैं। शरणार्थी क्या होते हैं? शरणार्थी कौन होते हैं? शरण में आया हुआ, कि किसी व्यक्ति ने आपसे शरण मांगी है। तो शरण कौन मांगता है? जो मजबूरी में होता है, परेशान होता है, पीड़ित होता है, वही तो आपके यहाँ शरण मांगता है कि मालिक मेरी जान बचाओ, मैं आपके यहाँ शरण लेने आया हूँ, मेरी जान को खतरा है, मुझे तंग किया जा रहा है, मैं
जहां रहता हूं वहां मैं परेशान हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरी सुरक्षा करें। तो शरणार्थी को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्यूजी। तो शरणार्थी कौन होंगे? ये वे लोग होते हैं जो किसी मजबूरी में, किसी आपदा की वजह से, कहीं पर कोई भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, खाने के लिए उनके पास दाने ही नहीं है, अनाज ही नहीं है, सब कुछ, कुछ भी नहीं बचा है उनके पास, उनके लिए तो एक दिन दो दिन जीवन जीना भी मुश्किल हो रखा है। तो ऐसे में वो लोग क्या करेंगे? वो तो भागेंगे किसी ना किसी देश में ताकि वो अपनी जान बचा ले। तो अगर कोई व्यक्ति मजबूरी में किसी आपदा के कारण से, कोई युद्ध की वजह से, गृह युद्ध की वजह से या अत्याचार की वजह से परेशान होकर अपना देश छोड़ते हैं और जब दूसरे देश में शरण लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? शरणार्थी। भारत के संदर्भ में अगर समझना हो तो आपने सुना होगा, तिब्बत से दलाई लामा भारत आए थे और उन्होंने भारत में शरणार्थी के रूप में 1959 में शरण ली थी। तो बहुत सारे दलाई लामा ही नहीं, बहुत सारे तिब्बतियों ने भी भारत में शरण ले रखी है। तो शरणार्थी कौन होते हैं? जो मजबूरी में अपना देश छोड़ते हैं, किसी दूसरे देश में शरण लेते हैं। बाकी नेक्स्ट।